हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। आज हम बात कर रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग एक्सरसाइज की। क्या है अवकलन के अनुप्रयोग में? हमने अवकलन करना सीखा है, तो हम अवकलन की सहायता से अन्य प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ही यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशंस हैं, यानी अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात करें, उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की आती है। कितने की आती है? 6 नंबर की। और यहाँ पर 6 नंबर में से हमें 3-3 अंक के 2 प्रश्न मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 प्रश्न मिलते हैं। अब वैसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यदि आप एक भी गलत करते हैं तो आपके पास 3 अंक यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। और वैसे भी आने वाले नेक्स्ट ईयर, यानी जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये कि बोर्ड एग्जाम में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं। 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8, ये तीनों ही अवकलन से रिलेटेड है। कितने से रिलेटेड है? अवकलन से। 6ठी में से और 7वीं में से हमें कुल मिलाकर 8 अंक के 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक दोनों में से, एक यहाँ से एक यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से। कुल मिला के 4 प्रश्न हुए तीनों एक्सरसाइज में से, और यहाँ से कुल 6 अंक के। तो ये 3 एक्सरसाइज हमारे पास कुल मिला के 14 अंक की हैं। तो 2 क्वेश्चंस अकेली एक्सरसाइज दे रही है, वहाँ से 2 मिल रहे हैं, यहाँ अकेली ही 2 दे रही है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, और आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा भी है, आपके लिए नॉलेज अब भी होगी। ये सारी चीज़ें हैं वो दैनिक जीवन में भी काम आने वाली है। तो इस एक्सरसाइज में है क्या हमारे पास टॉपिक, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है, वो है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन यानी देखो, हमें जब विस्थापन मिलता है तो हम समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर निकालते हैं। मान लीजिए किसी अल्प समय डेल्टा टी के अंतर्गत वस्तु में या कोई अन्य वाहन है, तो उसमें परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में जो परिवर्तन है वो डेल्टा एक्स है। तो इस विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से, जिसे हम क्या कहते हैं? वेग या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है। यदि मैं इसके ऊपर लिमिट पुट कर दूं कि डेल्टा टी है वो बहुत ही अत्यल्प है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यदि ये लिमिट यहाँ पर लगा दी जाए तो हम इसे dx/dt भी कहते हैं, यानी वेग v कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे मान लीजिए आपको कहीं क्षेत्रफल मिला है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है, और कहा जाए कि कोई सर्किल है, तो सर्किल में क्या होती है? त्रिज्या। तो वृत्त में त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से होगा? क्षेत्रफल कम होगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी? तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जाए तो किसके सापेक्ष होगा? वो त्रिज्या के सापेक्ष हो जाएगा। यदि वो कहा जाए कि समय के सापेक्ष बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो हम समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जिस चर राशि के सापेक्ष हमें परिवर्तन चाहिए, हम उसी चर राशि के सापेक्ष दिए गए फंक्शन का या दिए गए वक्र का अवकलन करेंगे, और इस प्रकार से परिवर्तन की दर को प्राप्त कर लेंगे। अब वो कोई भी हो सकती है, और एक और भी होती है सीमांत लागत। ये क्या होती है? देखो, हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। तो लागत मूल्य के रूप में जो फंक्शन हमारे पास बनता है उसे CX, कॉस्ट ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स क्या है? वस्तुओं की संख्या है। तो यहाँ CX, इसे किस फंक्शन के द्वारा? लागत फलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। CX किसको रिप्रेजेंट करता है? लागत फलन को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी कारणवश कुछ वस्तुओं को उत्पादित करने में सामान्य जो लागत लग रही है उससे परिवर्तन होता है, यानी हो सकता है कच्चा माल हमें महंगा मिले तो फिर लागत महंगी हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी,
और यदि कच्चा माल हमें सस्ता मिल रहा है तो लागत कम हो जाएगी। यानी लागत में यदि कोई परिवर्तन होता है तो कितना परिवर्तन हुआ, उस लागत में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी जो परिवर्तन होगा, लागत में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है, सीमांत परिवर्तन, या कहें तो सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी राशियों में परिवर्तन की दर की। पहला टॉपिक हमारे पास यही है। फिर है वर्धमान और हास्यमान फलन। यानी कई बार हम ग्राफ देखते हैं तो कुछ वक्रों के ग्राफ हैं, कुछ लगातार बढ़ते जाते हैं, कुछ लगातार नीचे यूं गिरते जाते हैं। आपने देखा होगा वेग का, जब हम वेग के अंतर्गत हम जब ग्राफ बनाते हैं विस्थापन और समय का, तो जिस हिसाब से हम समय बढ़ाते हैं हमारे पास कभी कभी तो विस्थापन बढ़ता जाता है तो ग्राफ इस प्रकार का बनता है, और कभी कभी हम ब्रेक लगाते हैं तो समय के सापेक्ष वो विस्थापन कम होता जाता है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। तो जो बढ़ रहे होते हैं उनको वर्धमान फलन कहते हैं। ऐसा जिनका ग्राफ लगातार बढ़ता है वो वर्धमान फलन होते हैं, जिनका ग्राफ लगातार कम होता है उसे हास्यमान। खैर हम बाद में बात करेंगे इसकी विस्तृत रूप से। फिर है सीमांत त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि। ये दोनों ही टॉपिक है हमारे पास। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, त्रुटि निकालना एक्सपेरिमेंट करते हो तो भी आप निकालते हो त्रुटि, तो इसके बारे में ज़्यादा आवश्यकता है नहीं मुझे बताने की, भी टॉपिक आएगा तब बता देंगे हम। और आगे है हमारे पास किसी वक्र पर स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण। वक्रों के ऊपर, चाहे वो वृत्त है, चाहे वो आपके पास किसी अन्य प्रकार का कोई वक्र है, उनके ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसका समीकरण क्या होगा, और उसके किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब होता क्या है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पांचवा है हमारे पास उच्चिष्ट व निम्निष्ठ फलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से देख लीजिए, वर्धमान, हास्यमान और उच्चिष्ट निम्निष्ठ, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाहे आगे आने वाली हायर क्लासेस के लिए देख लीजिए, वहाँ आपको सभी जगह उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अब यदि आपका यहाँ से बेसिक कमजोर रह गया तो आगे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप इस टॉपिक को विशेषतया अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, और उसके बाद है उच्चिष्ट निम्निष्ठ का अनुप्रयोग। हम दैनिक जीवन की समस्याओं में उच्चिष्ट निम्निष्ठ का कैसे उपयोग कर सकते हैं ये। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ 6 क्या है टॉपिक है। इन 6 टॉपिकों की हम सीरियल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर। हमने अभी आपको बताया कि एक राशि के अंतर्गत दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो दर हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन की सहायता से। जिस भी चर राशि के सापेक्ष हमें परिवर्तन की दर चाहिए हम उसी के सापेक्ष उसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर इस राशियों की परिवर्तन की दर में आपको पीछे पड़े हुए सामान्य फॉर्मूले जो कि आपने 9th और 10th में पढ़े हैं बहुत सारे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है, परिमाप है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, एक गोले का आयतन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें, घन घनाभ, इन सभी के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, वो सभी आपको रेडी करने हैं, याद रखने हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले राशियों के परिवर्तन की दर से एग्जाम्पलों को लेते हैं, कैसे परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आयतन को हम जनरली V से लिखते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को जनरली हम S से लिखते हैं। तो V का S के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है तो उसे किससे लिखेंगे, dV/ds। S के सापेक्ष निकालनी है तो S के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए dV/ds यहाँ पर क्या आयतन में, गोले के आयतन में S आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, गोले के आयतन को लिखेंगे। क्या होता है, गोले का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है 4/3 πr क्यूब। यानी किस में आता है आयतन, त्रिज्या
आर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आर में वी प्राचलिक समीकरण के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। आर क्या है? प्राचल है, और ये एक प्राचल समीकरण हो गई आयतन के रूप में, ठीक है। और ऐसे ही हम बात करें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी आर प्राचल में ही एक समीकरण है, वो भी एक आर प्राचल में समीकरण है, तो दोनों क्या है? प्राचलिक समीकरण है। और प्राचलिक समीकरणों को हमने पढ़ा है, तो हमें यहां से चाहिए dv/ds। पहले xy में आते थे तो dy/dx निकाल लेते थे, तो पहले हम दोनों का प्राचल के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर हम एक में दूसरे का भाग दे देंगे, dv/ds मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष? प्राचल यानी त्रिज्या r के सापेक्ष। r गोले की त्रिज्या है, त्रिज्या r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। v व s का अवकलन करने पर करिए, v का करेंगे तो क्या होगा? dv/dr। यहां से करेंगे तो 4 पाई बटे 3 तो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म से एज इट इज रख दी गई। r³ का करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन, घात नियम लगेगा और 3r² हो जाएगा, ठीक है। हो गया, r के सापेक्ष था ये। वह ds/dr सेकंड वाले पार्ट का करें, s का r के सापेक्ष अवकलन ds/dr। अब यहां करेंगे तो यहां 4 पाई तो अचर पद है, r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। r के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए फिर से दोबारा और तो करना नहीं है, तो r² का कितना हो गया? 2r हो गया। इसलिए dv/ds ये हमें चाहिए, कैसे मिलेगा? dv/dr में भाग देंगे ds/dr का, ठीक है, तो मिल जाएगा dv/ds। तो dv/dr है मेरे पास, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई r²। और यहाँ ds/dr है कितना? 2 गुणा 4 पाई r, ये 2 और 4 पाई r। 4 पाई से 4 पाई, 1 r से 1 r कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला? r/2। ये वैल्यूज हमारे पास dv/ds है जब क्या हो? गोले की त्रिज्या r हो, पर उसने गोले की त्रिज्या दी है, कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां रख देंगे dv/ds r = 2, r बराबर 2 पर कितना होगा? यानी आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष या पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी होगी? r की जगह 2/2 यानी 1। अब इसकी इकाई क्या होगी? इकाई लिखना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर क्या है? आयतन। आयतन की इकाई क्या होती है? आयतन की इकाई क्या होती है? यदि यहाँ सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा? आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होगा। और नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे कट कर लें, कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक ठीक है कि इतने आयतन का, इस नीचे क्या है? क्षेत्रफल है, तो आयतन का क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर यहाँ पे लिखी हुई है 1 है, या फिर 1 सेंटीमीटर। आप इन्हें सरल करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको इकाई अवश्य लिखनी है। आयतन है तो आयतन की इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, इनका भी ध्यान रखना है। तो कुछ समझ में आया होगा। और देखिए एग्जाम्पल और करेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल 2 को देखें। कहता है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा
किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि CD का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। पाद क्या होता है? जो भाग जमीन को छू रहा होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। ठीक है, और जहाँ टच कर रहा है उसे पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर वो जमीन को, धरातल को टच करता है वो भाग पाद बिंदु कहलाता है। तो चलिए सोल्व करें हम। यहाँ पे एक कह रहा है CD है और CD है वो एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, झुकी हुई है। मान लीजिए दीवार है मेरे पास और इसके सहारे एक CD लगी हुई है, वो मैंने ये लगा दी। ठीक है, और ये है नीचे धरातल। मान लीजिए CD AB है। क्या है? AB। तो B पाद बिंदु हो गया। ये हिस्सा यहाँ का क्या है? पाद है। और ये है दीवार जिसको मैं AC नाम दे देता हूं। अब दीवार धरातल से 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है, तो हमारे पास एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 10 मीटर लंबी CD है। ठीक है, अब किसी समय T पर क्या हो रहा है? उसने कहा कि यहां पर इस CD के पाद को क्या किया जा रहा है? दीवार से दूर खींचा जा रहा है। इधर खींच रहे हैं हम। किस दर से खींच रहे हैं? 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं। तो ये दूर जाएगा। जब ये हिस्सा हमारे पास यहाँ से दूर जाएगा तो ये हिस्सा यहाँ से स्लिप करके नीचे आएगा। इधर वाला ये जो A पॉइंट है जहाँ पर ये टच कर रहा है, ये हिस्सा नीचे खिसकता जाएगा आगे खींचेंगे तो। और एक कंडीशन ऐसी भी होगी, हम इसे खींचते चले जाएंगे तो ये नीचे धरातल पे आ गिरेगा। ठीक है, तो ये किस दर से नीचे गिर रहा है, किस दर से नीचे फिसल रहा है, वो दर निकालनी है। यहाँ की दर तो पता है, यहाँ की दर मीटर प्रति सेकंड में मिली है, वैसे यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में दर ज्ञात करनी है। कब, कौन सी कंडीशन में करनी है? उस समय जब कि नीचे का जो पाद है वो 6 मीटर की दूरी पर हो। फिलहाल हमें नहीं पता कि किस समय की बात हो रही है यहाँ, तो हम मान लेते हैं कि किसी समय T पर दीवार से इस पाद की जो दूरी है वो x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की यानी ये जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ तक दीवार के ऊपर ये डिस्टेंस है वो y मीटर है किसी समय T पर। AB एक CD किसी समय T पर इस प्रकार है कि CB इक्वल टू x मीटर व CA इक्वल टू y मीटर है। ठीक है, यानी दीवार पर ये डिस्टेंस y है और यहाँ धरातल पर ये x मीटर है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा। ठीक है, अब साथ में आपको यह भी दिया गया है कि जो x में परिवर्तन की दर है वो किसके सापेक्ष है? ध्यान से देखिए, मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड यानी समय के सापेक्ष है, इसलिए समय लिखा हुआ है वहां। तो x में परिवर्तन, x के समय के सापेक्ष x में परिवर्तन कितना मिला है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। इस दर से ये दूरी बढ़ रही है, यानी इस दूरी में वृद्धि हो रही है, x में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि धनात्मक होगी, इसलिए प्लस में लिखा गया है। ठीक है, यदि कमी हो रही होती तो हम इसे ऋणात्मक लिखते। इन वर्डों का भी ध्यान रखना, यदि वृद्धि हो रही हो तो आप पॉजिटिव लिखेंगे परिवर्तन को, और यदि कमी हो रही है तो नेगेटिव लिखेंगे। और यदि कहीं पर डिफरेंशिएशन करते वक्त आपके पास dy/dx या
dx बाई डी टी या dy बाई डी टी ऐसी कोई वैल्यूज जो आपके पास आती हैं वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वहां पर परिवर्तन में वृद्धि ना होके क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये फिलहाल हम दूर खींच रहे हैं तो x में वृद्धि होगी, तो ये पॉजिटिव लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ क्या पूछा गया है उसकी भी बात कर ले हम, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए हमें क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है y में परिवर्तन की दर, कि ये किस दर से फिसल रही है, ये सीडी इस दीवार पर किस दर से फिसल कर नीचे आ रही है। तो y में कमी होगी या वृद्धि होगी, जब ये सीडी नीचे आएगी तो y के मान में कमी होगी, यानी आपको यहाँ नेगेटिव साइन मिलेगा। हमें ज्ञात करना है dy बाई डी टी। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, समय के सापेक्ष करेंगे। समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t में ही है वैल्यूज। यहां भी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष, तो हमें t के सापेक्ष ही करना है। तो यहां 2x का करें, वो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x मिलेगा, और x का करेंगे तो dx बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, t अलग चर राशि है, x अलग चर राशि है, तो dx बाई डी टी बनेगा। हाँ ये x में होता तो मुझे नहीं लिखना होता ऐसा। फिर y का करेंगे तो 2y और dy बाई डी टी, और 10 का स्क्वायर अचर संख्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। या फिर x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। क्या किया हमने, 2 का भाग दे दिया पूरी समीकरण में, तो ये नई समीकरण हमारे पास आ गई। अब हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, उसके लिए हमारे पास वैल्यू मिली है। कब निकालना है, जब दीवार 6 मीटर दूर हो, सी डी का पाद है वो दीवार से 6 मीटर दूर हो। तो जब x बराबर 6, ये सी डी का पाद दीवार से x मीटर की दूरी है, तो x की वैल्यूज मिली है 6। जब ये दूरी 6 मीटर हो तब क्या होगा मान, तो x बराबर 6 रखेंगे तो y भी पता लग जाएगा हमको, क्योंकि x और y दोनों ही चाहिए हमें। जब x बराबर 6 तो समीकरण 1 से y कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, और x की जगह रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 यानी 64, तो y कितना आया 8 मीटर। ठीक है, दूरी है, नेगेटिव नहीं लिखूंगा, तो y की वैल्यूज हो गई 8। इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम सारे मान रख देंगे जो जो हमें पता है। x का मान पता है कितना है 6, dy बाई डी टी पता, वो dx बाई डी टी पता है 1.2, फिर प्लस y की जगह हमें पता है, अभी निकाला है कितना है 8, और dy बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू 6 गुणा 1.2 अपॉन 8, इसको इधर लाएंगे माइनस का, और 8 का हमने भाग दे दिया, तो dy बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। सरल करेंगे, इसे काटेंगे हम 2 से तो 4, और ये 3 तो -3, और 4 से 1.2 को काटेंगे तो 0.3, कितने हो जाएंगे, माइनस में 0.9, किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है मीटर में, और किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, समय t के सापेक्ष, तो नीचे प्रति सेकंड। तो ये हमारे पास माइनस से बता रहा है कि सी डी दीवार से
0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 3 को देखिए। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन में वृद्धि हो रही है। यदि इसकी कोर की लंबाई, कोर यानी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी गई है, आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। आयतन को v से लिखे हम तो आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष dv/dt दे रखा है आपको, और किसका मान पूछ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ds/dt आपसे पूछ रहा है। ठीक है, साथ में बात हो रही है कोर की लंबाई की यानी कि भुजा की, तो हम यहाँ पे भुजा मान लेते हैं। अब आपकी मर्जी है आप क्या मानना चाहते हैं। मैं मान रहा हूं घन की भुजा x हो, माना घन की भुजा x मीटर है, सेंटीमीटर में है तो चलिए सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन v बराबर कितना है, बताइए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी x क्यूब, व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s वो कितना होता है 6x² या 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये हमारे पास है मान, जो कि आपको मिला है प्रश्न में। dv/dt आयतन में परिवर्तन की दर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, वह आपसे पूछा गया ds/dt ये ज्ञात कर दीजिए। तो वैल्यू जो चाहिए थी वो हमने यहाँ पे लिखी है, जो दे रखी थी वो आयतन व क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समय के सापेक्ष क्यों, क्योंकि समय के सापेक्ष चाहिए, समय के सापेक्ष दे रखा है तो dv/dt वहां पे पुट हो जाएगा, तो रख दीजिए। पहले वाले इस वाले पार्ट को कीजिए v = x³ का, तो ये हो जाएगा dv/dt। x³ का करेंगे तो आएगा 3x², और अब x का करेंगे तो मिलेगा dx/dt। ठीक है, या फिर ये dx/dt यानी भुजा में परिवर्तन की दर हमारे पास नई वैल्यूज है 3x² का, उधर भाग दे देंगे तो 1/3x² और dv/dt, ये हमारे पास dx/dt का मान है। आगे हम इसका करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ds/dt। तो क्या होगा 6 एज इट इज कांस्टेंट संख्या है, x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का क्या होगा dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई, लेकिन dx/dt का मान है हमारे पास समीकरण 1 में, यहां रख देंगे। 1 से मान रखने पर जब उपलब्ध है तो रखेंगे। ds/dt इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12x और गुणा में कितना है मान 1/3x² dv/dt। सरल करेंगे कुछ वैल्यूज कट जाएंगी यहाँ पर, तो ds/dt इक्वल टू 12, 3 से कटेगा 4 आ जाएंगे, x कटेगा x², तो नीचे कितना आ जाएगा x और dv/dt। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमको दे रखी हैं x बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर पर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ds/dt 4/x की जगह 10 गुणा dv/dt कितना है मान 9। ठीक, तो हम सरल करेंगे इनको, कुछ कटता है तो 2 से कट जाएगा
तो ये 2 और यहाँ 5, तो कितने हो गए 18/5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना क्षेत्रफल है और बटे में समय यानी सेकंड। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 × 15 बचेंगे 3, 6 तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये ds/dt हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट एग्जांपल 4 को देखें। एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। इससे पिछले क्वेश्चन को देखें, हालांकि वो घन का था लेकिन बात एक ही है, आयतन और क्षेत्रफल की बात हो रही है। वहां हमें आयतन में परिवर्तन की दर मिली थी और हमसे पूछी गई पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब उल्टा हो गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे दी है, आयतन में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है। तो सेम वही प्रश्न है, सेम वैसे ही करना है, समय t के सापेक्ष अवकलन करना है। और त्रिज्या, हालांकि वहां भुजा थी, घन है तो भुजा और गोला है तो त्रिज्या, तो गोले में त्रिज्या होगी तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपके पास यहाँ पे आएगी। उसकी वैल्यूज उठा के आगे आप आयतन में रख देंगे। तो देखें, यदि गोल बुलबुले की त्रिज्या r हो तो बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S होता है 4πr² और बुलबुले का आयतन V होता है 4/3 πr³। ठीक है, हमें समय t के सापेक्ष बात कर रहे हैं, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड समय के सापेक्ष परिवर्तन चाहिए, तो हम समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। समय t के सापेक्ष s व v का अवकलन करने पर करिए। सबसे पहले s का कीजिए, ds/dt 4π कांस्टेंट संख्या एज इट इज रह जाएगी। r² का करेंगे 2r और r का dr/dt। ठीक है, या फिर हम यहाँ से dr/dt की वैल्यूज निकाल सकते हैं, 8πr का हम उधर भाग देके, तो 1/8πr और ds/dt, ये समीकरण 1। अब आयतन v का करते हैं, तो v का समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन dv/dt और 4π/3 ये अचर पद है। r³ का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3r² और r का होगा dr/dt, लेकिन dr/dt का समीकरण 1 में मान है, तो इस समीकरण 1 से मान रख देंगे हम। तो dv/dt इक्वल टू 4π/3 इंटू, जो 3 से तो 3 कट ही रहा है तो छोड़िए इसे, तो कितना बच गया r² यहाँ से, और dr/dt की वैल्यूज पुट करेंगे, कितनी है 1/8πr और ds/dt। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल और 4 से काटेंगे 8 को तो 2, क्या मिला dv/dt इक्वल टू 1/2 ds/dt और एक r भी है, तो r/2 और ds/dt। ठीक है, जब r बराबर 6 सेंटीमीटर तब कितना होगा dv/dt, यानी आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी 6/2 और ds/dt की वैल्यूज दे रखी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर/सेकंड, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो dv/dt इक्वल टू 6। आयतन है ऊपर तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब और नीचे समय है तो सेकंड। ये v लिखना जरूरी है, बार बार कह रहे हैं हम आपको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 5 को देखें हम, तो कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई क्या है x,
वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कमी हो रही है। आयत की लंबाई कम हो रही है तथा इसकी चौड़ाई y, चौड़ाई क्या है y, जो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 12 सेंटीमीटर हो, y बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या मिला आपको, x में परिवर्तन की दर मिली कितनी, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, पर ये कमी हो रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, समझाया था आपको। और dy बाई dt, चौड़ाई में परिवर्तन की दर है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि चौड़ाई में वृद्धि हो रही है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई दी गई वैल्यूज। अब हम बात करते हैं आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप किससे लिखा जाता है, परिमाप पैरामीटर P से। क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें चाहिए परिवर्तन की दर, तो समय के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dp अपॉन dt। 2 x की जगह पर dx अपॉन dt, y की जगह पर dy अपॉन dt। अब हमारे पास ये वैल्यूज है, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो x बराबर 12 और y बराबर 6, हमें यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपके पास परिमाप में परिवर्तन है वो सतत रूप से होगा, लगातार होगा, एक जैसा ही होगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, एक समान रूप से परिवर्तन चलेगा, x y के मानों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो dx अपॉन dt कितना है, -3 है हमारे पास, और dy अपॉन dt कितना है, +2 है। तो कितना बचा, -1, या कह सकता हूँ -2 और सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी आयतन है वो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल को हम एरिया ए से लिखते हैं, या फिर चाहे तो आप एस से भी लिख सकते हो। तो यहाँ ए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका भी किसके सापेक्ष, वो ही टी के सापेक्ष। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और अब इसमें हम किसके लिए, x बराबर 12 व y बराबर 6 सेंटीमीटर पर dA अपॉन dt ज्ञात कर लेंगे, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। x की जगह पर मान लिखेंगे 12, dy अपॉन dt की जगह पर 2 प्लस y की जगह पर 6 और dx अपॉन dt की जगह -3। सरल करेंगे, +24 -18 तो प्लस का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी आयतन में लगातार वृद्धि होगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की। कब, जब भुजा कहते हैं लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसलिए आयत के परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी व क्षेत्रफल में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 6 को देखें हम। कहते हैं एक शंक्वाकार कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद कर टपक रहा है। कीप जानते हैं आप, शंकु की आकृति की होती है, जैसे मैंने यहां पे इसे बना दिया। ये कोई कीप है,
ये इसका शीर्ष है, तो उसने कहा है कि के आधार में शीर्ष पर, ये शीर्ष है, इसमें सूक्ष्म छेद है यहाँ पे, और उससे पानी है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है, यानी यहाँ से पानी निकल रहा है। किस दर से निकल रहा है? 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकल रहा है। पानी के शंकु की त्रियक ऊंचाई, पानी जो इस शंकु में भरा हुआ है उसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो कितनी है? त्रियक ऊंचाई घटने की दर निकालनी है, जबकि पानी की त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसमें पानी भरा है, क्या भरा है? इसमें पानी भरा है। किसी समय पर पानी का जो लेवल है वो मान लीजिए इतना है आपके पास, ठीक है, ये पानी भरा है इसमें इतना, तो उसने कहा कि ये जो त्रियक ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और साथ में कह रहा है कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है, मैं इसके आधार के केंद्र से शीर्ष को मिला दूं तो ये है अर्धशीर्ष कोण, ये है वो 60 डिग्री का आपके पास। पानी का लेवल यहाँ है तो मैं यहाँ पे पानी के लिए त्रिज्या खींच देता हूं, तो ये ऊर्ध्वाधर है इसलिए कोण 90 डिग्री का होगा। मैं इनको बिंदुओं को नाम दे दूं तो मान लीजिए मेरे पास ये O है, ये A, ये B, ये C और ये यहाँ पर है वो D है। तो AD है वो पानी के शंकु की त्रिज्या है और OD है वो इसकी पानी की ऊंचाई है, और यही क्या है? त्रियक ऊंचाई L है। ठीक है, माना किसी समय T पर पानी के शंकु की ऊंचाई H, त्रिज्या R व त्रियक ऊंचाई L है, तब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ODA। त्रिभुज ODA में हम इस ऊंचाई H को ज्ञात कर सकते हैं, कोण के साथ वाली भुजा है यानी आधार है, ठीक है, और ये L यानी ये त्रियक ऊंचाई L है। किसी विशेष परिस्थिति में जब बात करेंगे, जब 4 सेंटीमीटर होगी इसकी वैल्यूज, तो ये L है, मैं उधर की बजाय इधर लिख देता हूं इसे। तो L के रूप में, क्योंकि मुझे L में चाहिए रिलेशन, इसलिए मैं L में ही निकालूंगा H को और R को। तो R का मान L के पदों में, मुझे कर्ण ज्ञात हो तो आधार क्या होगा? किसका फॉर्मूला लगेगा? कोस का, और कोण है 60 डिग्री। सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार H बटे कर्ण L। कोस 60, इसका मान हमारे पास कितना होता है? 1/2। तो L को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? H बराबर L/2। ठीक है। सेकंड, यदि मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो कोण के सामने वाली भुजा है यानी लंब है, तो लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है। तो साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो R इक्वल टू L और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो गया है L√3/2। तो हमारे पास R और H के मान आ गए। अब बात कर रहे हैं हम, यहां से पानी है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बाहर निकल रहा है। 4 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका है? आयतन का, आयतन की विमा होती है तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रहा है भाई। पानी बाहर निकलेगा तो इसका आयतन कम होगा, तो ये आयतन में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पानी कितना है? आयतन में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो हम आयतन लिखें, शंकु का आयतन, पानी के शंकु का आयतन
v सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने h भी निकाला है और मैंने r भी निकाला है, दोनों को उठा के यहां पे रख लेंगे। v बराबर π/3 तो एज इट इज आर स्क्वायर। r की वैल्यूज हमारे पास यहां पे है, कितनी है L√3/2 तो इसका स्क्वायर, और h का मान है L/2। किससे लिख दिया है मान? 1/2 से। ठीक है, अब इसे सरल करते हैं तो v इक्वल टू कितना मिलेगा? π/3 इक्वल टू यहां हो जाएगा L² गुणा 3/4 और गुणा में L/2, ये कट जाएंगे और आगे जो मान आएगा वो होगा v बराबर πL³ πL² गुणा L³ और 4 गुणा 2 8। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे समय t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t dv/dt हो जाएगा। यहां पर π/8 तो क्या है? कांस्टेंट है। L³ का डिफरेंशिएशन 3L² होगा और L का dL/dt, और ये हमको निकालना है। क्या पूछा गया है? त्रियक ऊंचाई घटने की दर। तो ये त्रियक ऊंचाई में परिवर्तन की दर हमको निकालनी है। अब सारे मान रख देते हैं जो जो उसने दिए हैं। त्रियक ऊंचाई L का मान है 4, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। L बराबर 4 सेंटीमीटर व dv/dt इक्वल टू कितनी है वैल्यूज? 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। भाई ये आयतन कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है। पानी बाहर निकल रहा है तो आयतन में कमी हो रही है इस दर से, तो नेगेटिव साइन के साथ। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे दोनों को, तो कितना आएगा? -4 बराबर π/8 गुणा 2 गुणा L की जगह 4 का स्क्वायर और गुणा में dL/dt। तो यहाँ इस 8 को हम यहाँ गुणा कर देते हैं तो -48 8 चौक 32 और सामने 16 दूनी 32 पाई गुणा में dL/dt। 32 पाई का हम उधर भाग दे देंगे, तो dL/dt इक्वल टू -32/32 पाई। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो dL/dt इक्वल टू माइनस में 1/पाई, और चाहे तो 22 के साथ लिखो, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। L यानी दूरी है, त्रियक ऊंचाई के रूप में तो सेंटीमीटर और नीचे समय सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया? परिवर्तन की दर आ गई है त्रियक ऊंचाई के घटने की। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देखिए, ये 3 था, ये हमारे पास यहाँ पे मिस हो चुका है तो हम इसे नहीं लिख पाए यहाँ। तो ये 3 है हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ 2 कर दिया है, तो ये कितना होगा? 3, तो 16 3 48, तो यहाँ पे 48 होंगे, यहाँ 48 होंगे, 16 से कटेंगे 2 और ये कटेगा 3, तो ये मिलेगा 2/3 पाई। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा 2/3 पाई। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारे पास एग्जाम्पल पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को लेके आएंगे। आप एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करना, जैसे एग्जाम्पल्स हैं वैसे ही क्वेश्चन होंगे, तो हम आशा करते हैं आप कर पाएंगे उन्हें।